अलीपुर का एक छोटा सा रियल एस्टेट एजेंसी था, सागर प्रॉपर्टी डीलर्स। आमतौर पर यह एजेंसी पुराने सस्ते घर किराए पर देती थी, लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि सागर के कुछ खास घरों में रहने वाले किराएदार या तो अचानक गायब हो जाते थे या फिर कुछ दिनों बाद पूरी तरह बदल जाते थे। उनके चेहरे पर डर, पश्चाताप और चुप्पी आ जाती थी। कई बार आस पड़ोस के लोगों ने उन घरों से अजीब आवाजें सुनी, दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना, आधी रात को किसी के रोने या चिल्लाने की आवाजें, और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई दीवारों में से निकलकर चलता हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि सागर प्रॉपर्टी वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को ये मकान किराए पर देते थे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो, जैसे किसी ने चोरी की हो, किसी ने घरेलू हिंसा की हो या किसी ने धोखा दिया हो। इसी शहर में था डिटेक्टिव जहीर चौहान, शांत स्वभाव का, लेकिन अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के लिए मशहूर। एक दिन उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि एक आदमी जिसका नाम रवि था, जो 2 साल पहले अपनी बीवी को पीटने के आरोप में जेल गया था, अब अलीपुर में एक किराए के मकान में रह रहा है और अजीब हरकतें कर रहा है। वो बार बार कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जहीर को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने सागर प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में छानबीन शुरू की। उसे जल्दी ही पता चला कि पिछले 8 महीनों में ऐसे कम से कम 13 लोग थे जिन्हें सागर प्रॉपर्टी ने मकान दिए, और उनमें से कुछ या तो मानसिक रोगी बन गए या फिर शहर से गायब हो गए। जहीर ने सोचा, इतनी जल्दी कोई इंसान खुद में इतना बदलाव कैसे ला सकता है, और ये सब सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। एक शाम जहीर ने सोचा कि वो खुद जाकर इन मकानों में से एक को देखेगा। उसने एक झूठी पहचान बनाई, अजय शर्मा, जो हाल ही में चोरी के मामले में जेल से छूटा है। उसने सागर प्रॉपर्टी में कॉल किया। एजेंट ने जरा भी शक नहीं किया और कहा, हमारे पास आपके लिए एकदम सही जगह है। थोड़ा पुराना घर है, लेकिन शांति बहुत है। अगले ही दिन जहीर उस घर में पहुंचा। बाहर से देखने में तो बस एक पुराना टूटा फूटा सा मकान था, लेकिन अंदर घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। दीवारों पर हल्के खून के निशान थे जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई थी। छत से लटकता पंखा हिल रहा था, जबकि कोई हवा नहीं थी। रात को सोते वक्त जहीर ने देखा कि एक औरत की परछाई उसके कमरे के कोने में खड़ी है। उसने आंखें खोली तो परछाई वही थी, स्थिर, बिना हिले। लेकिन जैसे ही जहीर ने उठने की कोशिश की, परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, और तभी परछाई ने कहा, तुम अजय नहीं हो, तुमने पाप नहीं किया, लेकिन तुम उन्हें बचाना चाहते हो। क्यों? जहीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका भेद खुल चुका था। परछाई ने कहा, जो यहां आते हैं, हम उन्हें सिर्फ वही दिखाते हैं जो उन्होंने दूसरों को दिया था। दर्द, डर और अन्याय। हम उन्हें मारते नहीं, हम उन्हें उनके कर्मों का आईना दिखाते हैं। जहीर अब समझ चुका था, ये आत्माएं भूत नहीं, न्यायाधीश थी। और सागर प्रॉपर्टी, वो तो बस एक जरिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब जहीर अगली सुबह उठने की कोशिश कर रहा था, तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुमने हमसे झूठ बोला, अब तुम्हें भी रहना होगा यहां, हमारे साथ। जहीर चौहान की सांसें तेज चल रही थी। रात को जो कुछ हुआ वो उसकी समझ से बाहर था। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत। लेकिन मोबाइल पर जो मैसेज आया था, उसने सब साफ कर दिया था। तुमने हमसे झूठ बोला, अब तुम्हें भी रहना होगा यहां, हमारे साथ।
उसने मोबाइल दोबारा चेक किया, लेकिन अब वो मैसेज गायब था, जैसे कभी आया ही नहीं था। जहीर उठकर कमरे के कोने तक गया, जहां रात को परछाई खड़ी थी। वहां अब सिर्फ एक पुराना लकड़ी का अलमारी था। उसने ध्यान से देखा। अलमारी के नीचे एक छोटी सी डायरी पड़ी थी, धूल से ढकी, कुछ पन्ने फटे हुए। जहीर ने धीरे से वो डायरी उठाई। पहले पन्ने पर नाम लिखा था, रीमा चौधरी। दूसरा पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, उन्होंने मुझसे सब छीन लिया, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा जीवन। अब मैं उन्हें उनके गुनाह याद दिलाऊंगी, एक एक को। जहीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने बाकी पन्ने पलटे। हर पन्ने पर किसी किराएदार का नाम लिखा था और उसके गुनाह की पूरी कहानी। कोई शराबी पति था जिसने बीवी को जला दिया, कोई तस्कर था जिसने बच्चों को बेचा, और कोई पुलिस वाला था जिसने बेगुनाहों को फंसाया। हर नाम के नीचे एक ही लाइन थी, उसे दिखा दिया गया, अब वो बदल गया है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जहीर पलटा तो देखा कमरे की लाइटें झपकने लगी। एक पुराना रेडियो जो सालों से बंद पड़ा था, खुद से चालू हो गया। उसमें से एक फुसफुसाती आवाज आई, तुम भी देखोगे अपना सच। जहीर ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था, खिड़कियां बंद थी। वो कमरे में अकेला नहीं था। उसे लगा कोई उसकी सांसों को सुन रहा है। एक ठंडी हवा सीने से होकर गुजरी और किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ा है, अब सच्चाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो। अलमारी अपने आप खुली और उसमें से एक और परछाई निकली। इस बार एक छोटा बच्चा। उसका चेहरा जला हुआ था, कपड़े फटे हुए। उसने जहीर की ओर इशारा किया और बोला, तुम हमें नहीं बचा सके, तुमने चुप्पी साध ली, अब हम भी नहीं बोलेंगे, बस दिखाएंगे। उस पल जहीर को याद आया, 6 साल पहले वो एक केस पर काम कर रहा था, जहां एक बिल्डर ने एक पुरानी बिल्डिंग को गिराया था बिना नोटिस के। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे और एक महिला ने गवाही देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे डरा दिया गया था। जहीर ने भी वो फाइल बंद कर दी थी, सबूत होते हुए भी। जहीर जमीन पर बैठ गया। उसका माथा पसीने से भीग गया था। उसे समझ आ चुका था, ये आत्माएं सिर्फ गुनाहगारों को नहीं, उन लोगों को भी सजा दे रही थी जो चुप रहे, जो कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। तभी मोबाइल फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगर तुम सच्चे हो तो उस सच्चाई का सामना करो, बाहर मत भागो, हमें न्याय चाहिए, बस न्याय। जहीर ने तय किया कि वो भागेगा नहीं, उसे इस रहस्य को समझना है। उसने कमरे की दीवारें ध्यान से देखनी शुरू की। एक दीवार की प्लास्टर पर हल्का सा उभार था, जैसे किसी ने अंदर कुछ छुपाया हो। उसने अपनी जेब से छोटा सा पॉकेट नाइफ निकाला और धीरे धीरे उस दीवार की प्लास्टर को खोदने लगा। अंदर एक लोहे का बॉक्स मिला, भारी और जंग लगा हुआ। उसने जैसे तैसे उसे खोला। अंदर कई फोटो थे, सागर प्रॉपर्टी डीलर्स के मालिक की, कुछ पुराने किराएदारों की, और एक फोटो जिसमें वही बिल्डर था जिसके केस में जहीर ने चुप्पी साधी थी। अब सब कुछ जुड़ने लगा। सागर प्रॉपर्टी डीलर्स सिर्फ एक एजेंसी नहीं थी, वो एक जाल था, ऐसा जाल जिसमें आत्माएं अपना इंसाफ खुद करती थी। और उस जाल का रचयिता कोई और नहीं बल्कि वही बिल्डर था, जिसने कभी सब कुछ मिटा दिया था और अब शायद अपने गुनाह छुपाने के लिए इस एजेंसी को चलवा रहा था। लेकिन सवाल यह था,
अगर वो ही सबका कातिल है तो आत्माएं उसका क्या कर रही हैं? अचानक रेडियो से एक और आवाज आई। वो अब हमारा अगला किराएदार है। जहीर अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके अंदर डर तो था, लेकिन उससे बड़ा एक सवाल था। ये सब हो क्या रहा है? वो सागर प्रॉपर्टी डीलर्स के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। अगली सुबह वो सीधा उस एजेंसी के ऑफिस पहुंचा। वहां एक अजीब सन्नाटा था। न बोर्ड चमक रहा था, न कोई स्टाफ दिखाई दे रहा था। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था जो बेसुध सा अखबार पढ़ रहा था। जहीर ने उससे पूछा, सागर जी कहाँ है? चौकीदार ने सिर उठाकर जहीर को देखा और बिना मुस्कुराए बोला, आप उनसे मिलने आए हैं? अच्छा है, कुछ लोगों को उनका सामना करना ही चाहिए। जहीर चौंका। उसने पूछा, क्या मतलब? चौकीदार धीरे से खड़ा हुआ, एक पुरानी चाबियों की गुच्छी उठाई और जहीर को एक कमरे की ओर ले गया। ये कमरा कई सालों से बंद है, कोई खोलता नहीं, पर शायद आज वक्त आ गया है। कमरे का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा जहीर के चेहरे पर लगी। अंदर पुरानी फाइलों, कागजों और धूल की महक थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था, वो था कमरे के बीचों बीच पड़ा एक पुराना टीवी, जिसे कोई चला नहीं रहा था, लेकिन उसमें सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। और उन फुटेज में कुछ ऐसे पल रिकॉर्ड थे जो किसी को नहीं दिखाने चाहिए थे। पहले वीडियो में एक आदमी जोर जोर से किसी महिला को धमका रहा था। वो बिल्डर था, वही जहीर का पुराना केस। दूसरी क्लिप में सागर नाम का आदमी किसी भूले बिसरे घर को किराए पर देने की डील कर रहा था। सामने वाले से सिर्फ एक शर्त पर, किराएदार का रिकॉर्ड साफ ना हो, वो किसी ना किसी गुनाह में डूबा हो। जहीर ने कांपते हाथों से रजिस्टर उठाया जो सामने मेज पर पड़ा था। उसमें दर्ज थे हर किराएदार के नाम, उम्र, केस नंबर और गुनाह का ब्यौरा। कुछ नामों के आगे लाल स्याही से लिखा था, न्याय हो गया। कुछ के आगे लिखा था, प्रक्रिया में है। उसने एक पेज पलटा और सामने था उसका खुद का नाम, जहीर चौहान, उम्र 39, केस 2017, फाइल बंद, गवाहों को अनदेखा किया, स्टेटस जांच के घेरे में। अब उसके पांव के नीचे की जमीन खिसकने लगी थी। वो खुद अब एक किराएदार था, और वो भी गुनाहगार। तो क्या मैं अगला हूं? उसने खुद से पूछा। उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, ये तुम्हारे हाथ में है, चौहान साहब। जहीर पलटा तो वहां एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा हल्का धुंधला, लेकिन आंखें चमक रही थी। मैं रीमा हूं, उसने कहा। तुम्हें याद है, मैंने गवाही देने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया था। जहीर ने आंखें नीचे कर ली। तुम्हें पता है, रीमा आगे बोली, हम तुम्हें सजा नहीं देना चाहते, लेकिन हम तुम्हें बदलना चाहते हैं। सागर ने हमारे दर्द का मजाक बनाया। उसने हमारे नाम पर धंधा खोला, पर अब हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तुम्हें क्या करना है? जहीर ने कांपते हुए पूछा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें सागर को रोकना है। हमें उस घर में फिर से जाना है जहां सबसे पहले सब शुरू हुआ था। जहीर को अब सब समझ आ रहा था। आत्माएं सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वो न्याय कर रही थी। लेकिन अब उनके निशाने पर सागर था, और वो इस खेल का मास्टरमाइंड था। उसी रात जहीर एक बार फिर उस घर में पहुंचा जहां वो पहली बार गया था। पर इस बार अकेला नहीं था, साथ थी कुछ आत्माएं। सब खामोश थी, जैसे किसी बड़ी लड़ाई से पहले की शांति। घर के अंदर सब पहले जैसा था, पर एक कमरा अब खुला था, वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था।
उस कमरे में घुसते ही जहीर को लगा जैसे वक्त थम गया हो। सामने एक कुर्सी पर बैठा था सागर, जिंदा पर हिलता नहीं। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। रीमा की आवाज आई, उसे हमने नहीं रोका, वो खुद फंस गया है अपने गुनाहों की सजा में। और तभी सागर के चारों तरफ एक एक करके आत्माएं दिखने लगी। हर पीड़ित, हर मरा हुआ इंसान जो कभी इस घर से जुड़ा था। सब खड़े थे, शांत, लेकिन आंखों में आग लिए। जहीर ने सागर की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि पागलपन था। वो बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ कानून के मुताबिक किया, मैं बेकसूर हूं। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। जहीर ने रीमा से पूछा, अब क्या होगा? रीमा बोली, अब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम तय करो। वो कानून जो लोगों को डराता है, या वो न्याय जो आत्माओं को सुकून देता है। जहीर अब दो दुनियाओं के बीच खड़ा था। एक दुनिया जहां कानून किताबों में बसा था, और एक जहां न्याय उन आत्माओं की आंखों में था जो कभी इंसान थे, कभी गवाह, कभी पीड़ित, और अब बस इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें समझे, सुने और मुक्ति दे। उस रात हवेली में सन्नाटा था, पर हवा भारी थी। सागर के चारों ओर खड़े वो सारे चेहरे जिनकी कहानियां कभी अदालत की फाइलों में दबा दी गई थी, अब जहीर की आंखों में झांक रहे थे। रीमा ने उसकी ओर देखा और कहा, हम बस सुकून चाहते हैं, बदला नहीं, पर हमें न्याय चाहिए, और वो अब तुम दे सकते हो। जहीर कुछ देर तक चुप रहा। उसकी नजरें सागर पर टिकी थी, जो अब एक इंसान नहीं, बस एक ढांचा लग रहा था। उसका शरीर जिंदा था, पर आत्मा जैसे मर चुकी हो। अगर मैं तुम्हारा साथ दूं, जहीर ने पूछा, तो तुम सब क्या करोगे? रीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक सागर का सच सबके सामने नहीं आ जाता, और तुम ही वो हो जो ये कर सकता है। तुमने पहले नजरें फेर ली थी, पर अब शायद तुम वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर पाया। जहीर ने ठंडी सांस ली। वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। अगर उसने सागर के खिलाफ कदम उठाया, तो न सिर्फ उसकी नौकरी दांव पर होगी, बल्कि वो खुद उन लोगों के निशाने पर आ जाएगा जो सागर के साथ मिलकर ये गोरख धंधा चला रहे थे। लेकिन शायद यही उसकी सजा थी, शायद यही उसका प्रायश्चित। वो झुका, जमीन से एक पुराना पेपर उठाया जो सागर की पुरानी डील्स का सबूत था। जगह, नाम, तारीखें और गुनाहों की लिस्ट, ये सब कुछ अगर सही हाथों में पहुंचा तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था। रीमा बोली, ये सब फाइलें सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये सबकी अधूरी जिंदगी है। पूरा सच इन्हीं में है। जहीर ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर मैं नीचे गिरने लगूं तो मुझे भी वही सजा मिले जो बाकी सबको मिली। रीमा चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारी सजा तुम्हारी आत्मा तय करेगी, हम नहीं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। जहीर ने फाइलें छांटी, साक्ष्य जुटाए, और एक गुप्त डायरी लिखनी शुरू की जिसमें वो हर रात हवेली में जो देखता सुनता था, वो दर्ज करता रहा। वो जानता था, अगर कभी कुछ हुआ तो ये डायरी ही गवाही बनेगी। धीरे धीरे उसने उस नेटवर्क को समझना शुरू किया जिसे सागर ने बनाया था। फर्जी नामों पर किराएदारों की एंट्री, गवाहों का गायब होना, अदालतों में झूठे हलफनामे, और उन सब की मौतें जो कभी सच बोलने की हिम्मत करते थे। हर आत्मा की कहानी एक दस्तावेज बनती गई। और फिर एक रात हवेली के उस बंद कमरे में एक बदलाव आया।
सागर ने पहली बार हिलाकर अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था, जैसे वो समझ चुका हो कि खेल अब पलट रहा है। रीमा ने जहीर से धीरे से कहा, वक्त कम है, ये खेल अब खतरे में है, पर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। जहीर ने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, मैं पीछे नहीं हट रहा, लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ आत्माओं की नहीं है, अब ये लड़ाई इंसाफ की है, अब ये लड़ाई मेरी भी है। और वहीं से शुरू हुई वो जंग जो आगे जाकर उस दुनिया को हिला देने वाली थी, जहां लोग मानते थे कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये थी, कुछ गुनाह मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। जहीर अब दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन में वो वही ईमानदार, सख्त मिजाज पुलिस अफसर बना रहता था, लेकिन रात होते ही वो उन आत्माओं से मिलने उस पुराने टूटी फूटी हवेली में चला जाता था, जहां अब सागर एक जीते जागते पुतले की तरह बैठा रहता था, न हिलता न बोलता, बस आंखें खुली और जुबान बंद। रीमा और बाकी आत्माएं अब जहीर से बात करती थी। धीरे धीरे जहीर को उनके दुखों का एहसास होने लगा। हर आत्मा की एक कहानी थी, एक दर्द था और एक अधूरा इंसाफ, और इन सब के बीच था सागर, जिसने लालच में अंधा होकर इन आत्माओं के नाम पर धंधा बना लिया था। वो जानता था कि कौन लोग अपराधी हैं, किसने किस पर जुल्म किया है, और फिर वही अपराधी उसके जरिए इन हॉन्टेड घरों में किराए पर रहने आते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता होता था कि वो घर उनके लिए एक जाल बन चुका है। एक रात रीमा जहीर को एक पुरानी डायरी लाकर देती है। ये सागर की डायरी है, इसमें सब कुछ लिखा है। कैसे वो लोगों के केस का डाटा खरीदता था, कैसे उसने घरों में आत्माओं को बांधने के तरीके सीख लिए थे, और कैसे वो जानबूझकर उन अपराधियों को इन घरों में भेजता था जिनका केस कानून में दबा हुआ था। जहीर ने डायरी पढ़ी। एक एक पन्ना किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। उसमें यह तक लिखा था कि वो कैसे आत्माओं से सौदा करता था। जिनको बदला चाहिए उन्हें मैं गुनहगार दे देता हूं, बदले में वो घर को हॉन्टेड बना देते हैं। ग्राहक डरता है तो भी कमाई, मरता है तो भी। जहीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये आदमी इंसानियत की हर हद पार कर चुका था, लेकिन अब अगला मोड़ और भी खतरनाक था। एक आत्मा जिसका नाम था राजवीर जहीर से बात करना चाहता था। वो कोई आम आत्मा नहीं थी, वो कभी पुलिस में ही था और उसने कई अपराधियों को जेल में डाला था, लेकिन एक दिन उसे फंसाकर सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई, उसी घर में जहां अब सागर बंद था। राजवीर ने कहा, जहीर, तुम वही कर रहे हो जो मैंने कभी करने की कोशिश की थी। फर्क बस इतना है कि तुम्हें दूसरा मौका मिला है, लेकिन अब तुम्हें रुकना नहीं है। बहुत से और घर हैं और बहुत से और गुनाहगार। मैं अकेला कैसे करूंगा ये सब? जहीर ने पूछा। राजवीर मुस्कुराया, तुम अकेले नहीं होगे, हम तुम्हारे साथ हैं, पर तुम्हें अपने ही डिपार्टमेंट से बचकर चलना होगा, क्योंकि अब बहुत लोगों को शक हो रहा है कि तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो। अगले दिन ऑफिस में जहीर को एसपी ने बुलाया। चौहान, तुम्हारे बारे में कुछ शिकायतें आई हैं। सुना है तुम कुछ पुराने केस फिर से खोल रहे हो और रात को अजीब जगहों पर देखे जा रहे हो। जहीर ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ फाइलें हैं सर, जिन्हें सही करना है। अगर इंसाफ हो जाए तो कौन बुरा मानेगा? एसपी ने टेबल पर हाथ मारकर कहा, यह पुलिस स्टेशन है, भूतों का आश्रम नहीं। जहीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। उस रात वो एक और घर में गया, एक पुराना बंगला, जहां एक महिला को जलाकर मारा गया था। केस बंद हो चुका था,
घर अब वीरान था, लेकिन जब जहीर अंदर पहुंचा तो देखा घर में कोई और मौजूद है। एक आदमी, 70 साल का, लेकिन चाल में आज भी अकड़। वो बंगले का नया किराएदार था। नाम श्याम मेहता। केस दहेज हत्या। अदालत में बरी। आप यहां क्यों आए हैं? श्याम ने पूछा। जांच करने, जहीर ने ठंडे स्वर में कहा। कोई भूत-वूत नहीं है यहां। श्याम हंसकर बोला। सब अफवाहें हैं। तभी घर की लाइट चली जाती है। शांत, सन्नाटा, घुप अंधेरा, और फिर एक महिला की चीख। श्याम चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां? और तभी एक परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके हाथ में वही लाल चूड़ियां थी जो मरने वाली महिला ने पहन रखी थी। श्याम कांपने लगा। माफ कर दो, मैंने नहीं मारा उसे। मेरी बीवी ने जलाया था। मैं तो बस डर गया था। मैं चुप था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह बंगले से एक रिपोर्ट आई। श्याम मेहता मृत पाए गए। दिल का दौरा। आंखें खुली थी और कमरे में दीवार पर लिखा था, चुप रहने वाले भी दोषी होते हैं। जहीर अब समझ चुका था। ये आत्माएं सिर्फ हत्यारों के पीछे नहीं थी, वो उनके पीछे भी थी जो चुप रह गए थे। गवाह, रिश्वत लेने वाले, केस बंद करने वाले। अब कोई सुरक्षित नहीं था। जैसे जैसे रातें बीत रही थी, जहीर खुद भी बदल रहा था। उसका विश्वास अब कानून से ज्यादा इंसाफ पर था, चाहे वो दुनिया में मिले या दुनिया के बाद। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले केस में जो नाम आया, उसने जहीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस फाइल में लिखा था, किराएदार इंस्पेक्टर विक्रम राणा। और विक्रम कौन था? जहीर का सबसे अच्छा दोस्त। जहीर का दिमाग सुन पड़ गया था। विक्रम राणा, उसका सबसे करीबी दोस्त, जो उसके साथ ट्रेनिंग में था, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, वही अब इस रहस्यमयी लिस्ट में किराएदार बन चुका था। ये कैसे हो सकता है? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विक्रम किसी जुर्म में शामिल हो सकता है। लेकिन फाइल के दस्तावेज साफ थे। विक्रम ने एक पुराना मकान किराए पर लिया था, वो भी उसी एजेंसी के जरिए जो सागर चलाता था। उस घर की हिस्ट्री भी भयानक थी। एक दलित परिवार को जलाकर मार दिया गया था और केस पुलिस की लापरवाही के कारण रफा-दफा कर दिया गया। जहीर रात को उस मकान के बाहर खड़ा रहा। वो नहीं चाहता था कि विक्रम को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन अगर विक्रम सच में दोषी था, तो आत्माएं उसे नहीं छोड़ेंगी। अंदर जाने की हिम्मत जुटाने में उसे वक्त लगा। अंदर सब कुछ शांत था। विक्रम अकेला था, बैठा हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मुझे पता था तू आएगा, विक्रम ने धीमे से कहा। तू ये घर क्यों किराए पर लिया विक्रम? जहीर ने पूछा। तुझे नहीं पता था कि ये कौन सी एजेंसी से है? विक्रम ने गहरी सांस ली। मुझे सब पता था जहीर, मैं जानबूझकर आया हूं यहां। क्या? जहीर चौंक गया। हां, क्योंकि मैं एक बोझ के साथ जी रहा हूं। उस केस को तू याद है ना, 2014 का? वो भीड़ हिंसा वाला केस जिसमें दलित परिवार को जला दिया गया था। हम पहले वहां पहुंचे थे, लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर था, कुछ मत करना। मैं डर गया जहीर। मैं चुप रहा। जहीर की आंखें भर आई। वो नहीं जानता था कि उसका दोस्त ऐसा बोझ लेकर चल रहा है। विक्रम ने आगे कहा, तू जब आत्माओं से मिला तो मुझे समझ आया कि इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं होता। मैंने खुद आकर इस घर को चुना ताकि मैं उनके सामने खड़ा हो सकूं। तभी घर की लाइट झपकने लगी। एक ठंडी हवा अंदर चली आई। जहीर समझ गया, आत्माएं आ चुकी है।
एक महिला की परछाई सामने आई। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। उसके पीछे 2 बच्चे भी थे, छोटे, डरे हुए, लेकिन शांत। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे कातिलों को नहीं रोका। मैं उतना ही दोषी हूं। आत्मा कुछ नहीं बोली। वो धीरे धीरे पास आई और विक्रम के सामने खड़ी हो गई। तभी घर के एक कोने से एक और आत्मा निकली, राजवीर। उसने जहीर से कहा, देख रहा है, ये है असली पश्चाताप। जो जुर्म करता है वो भागता है, लेकिन जो सच्चा है वो खुद चलकर सजा लेने आता है। आत्मा ने विक्रम के सिर पर हाथ रखा। अचानक चारों तरफ उजाला फैल गया। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सुबह की पहली किरण के साथ जहीर विक्रम को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, यह बहुत गहरे सदमे में है, लेकिन जिंदा है। होश में आने में वक्त लगेगा। जहीर जानता था कि विक्रम को आत्मा ने माफ कर दिया, क्योंकि वो सच में पछता रहा था। अब जहीर को एक बात और समझ आ चुकी थी। हर आत्मा बदले के लिए नहीं भटकती, कुछ माफ भी कर देती है, अगर इंसान सच्चा हो। लेकिन इसी के साथ एक नया रहस्य खुला। सागर की डायरी में एक आखिरी पेज मिला, जो पहले छिपा हुआ था। उसमें लिखा था, अगर कोई इंसान आत्माओं को इंसाफ दिलाने लगे, तो वो भी धीरे धीरे इस दुनिया से अलग हो जाता है। उसकी सोच, उसकी आत्मा, सब कुछ बदलने लगता है। वो इंसान नहीं रहता, आधा आत्मा बन जाता है। जहीर का हाथ कांप गया। क्या वो भी अब आधा आत्मा बन चुका है? उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखों में कुछ बदल गया था, कुछ ठंडा, कुछ गहरा। उसी वक्त रीमा की आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। अब तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता नहीं बचा, जहीर। तुम्हारा काम अधूरा है। क्या मतलब? जहीर ने पूछा। अब तुम्हें अगला घर देखना है, एक ऐसा घर जहां जो कहानी छुपी है वो सिर्फ एक जुर्म नहीं, एक षड्यंत्र है, और उसमें शामिल है बहुत ऊंचे लोग। कौन? जहीर की आवाज धीमी हो गई। तुम्हारी यूनिफॉर्म वाले लोग, तुम्हारे ही बीच के लोग, और अब उन्हें भी डर लगने लगा है तुमसे। अचानक जहीर के फोन पर एक मैसेज आया, स्टॉप डिगिंग और यूल बी बेरीड। जहीर समझ गया, अगली लड़ाई अब आत्माओं से नहीं, बल्कि जिंदा लोगों से होने वाली थी। रात के 3:30 बजे थे। जहीर अब नींद से बहुत दूर जा चुका था। उसके चारों ओर की दुनिया जैसे बदलती जा रही थी। पहले वो सिर्फ एक पुलिस अफसर था, नियमों और सबूतों का आदमी। अब वो एक ऐसे रास्ते पर था जहां इंसाफ आत्माएं दिला रही थी। और दुश्मन कोई भूत नहीं, बल्कि जिंदा इंसान थे। वो मोबाइल स्क्रीन पर उस धमकी भरे मैसेज को बार बार देख रहा था, स्टॉप डिगिंग और यूल बी बेरीड, यानी और खोदो मत, वरना दफना दिए जाओगे। रीमा की आत्मा ने जो कहा था वो सच था। अगला मकान सिर्फ एक केस नहीं था, वो एक पूरा जाल था। अगली सुबह जहीर सीधा पहुंचा सागर के पुराने ऑफिस। वहां की अलमारी से उसे एक और फाइल मिली। उस पर नाम था, सीलिंग प्रोजेक्ट 2022 गोपनीय। जैसे ही जहीर ने फाइल खोली, उसकी रूह कांप उठी। वो मकान जो अब किराए पर दिए जा रहे थे, कभी सरकारी जमीन पर बसे गरीब लोगों के घर थे। उन्हें गैरकानूनी बताकर जबरन खाली करवाया गया था। पुलिस, बिल्डर और एक स्थानीय नेता, ये सब मिले हुए थे। विरोध करने वाले कई लोगों को अचानक गायब बताया गया था। और जो घर अब भूतिया माने जा रहे थे, वो असल में उन मासूमों की आत्माओं से भरे हुए थे, जिन्हें जबरदस्ती हटाया गया था
या मार दिया गया था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था एमएलए धर्मपाल राठी। जहीर समझ गया ये अब बहुत बड़ा मामला बन चुका है। उसने सबूतों को एक हार्ड ड्राइव में सेव किया और सीधा गया एसीपी के पास। लेकिन एसीपी ने कहा, जहीर, ये मामला ऊपर तक जाएगा। सोच ले, तुझे अपनी नौकरी प्यारी है सच। जहीर ने कहा, मैं अब सिर्फ इंसाफ के लिए काम करता हूं। नौकरी गई तो भी चलेगा। एसीपी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, तो तुझे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। तभी एक और अफसर कमरे में आया, इंस्पेक्टर विनीता शेखावत। वो भी धर्मपाल राठी के खिलाफ कई सालों से सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन किसी का साथ नहीं मिला था। अब 3 लोग हो चुके थे, जहीर, एसीपी और विनीता। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। विक्रम, जो अब होश में था, उसने बताया कि धर्मपाल हर महीने एक गुप्त बैठक करता है, जहां सारे जमीन हथियाने वाले कागजात बदलकर तैयार किए जाते हैं। उनकी अगली बैठक 2 रात बाद थी, एक फार्म हाउस में, वही जहां कभी एक आदिवासी गांव हुआ करता था, जिसे जलाकर मिटा दिया गया था। जहीर को पता था वहां आत्माएं होंगी। वो रात आई। जहीर और विनीता ने फार्म हाउस को चारों ओर से घेर लिया। उनके पास सबूत भी थे, कैमरे भी, और कुछ भरोसेमंद जवान भी। धर्मपाल राठी बैठक में था, अपने गुर्गों के साथ। लेकिन जैसे ही उसने पुराने नक्शे और दस्तावेज खोले, कमरे की बत्तियां झपकने लगी। हवा भारी हो गई। एक जोर की चीख सुनाई दी, ऐसी जो कानों में गूंजती रहे। कमरे में धुआं फैलने लगा। धर्मपाल उठा। कौन है? किसने प्ले किया ये साउंड इफेक्ट्स? बंद करो ये सब। तभी एक एक कर आत्माएं प्रकट होने लगी। जले हुए चेहरे, अधजली साड़ियां, बच्चे, बूढ़े, सब के सब चुपचाप वहां खड़े थे। धर्मपाल की आंखों से खून जैसा पसीना बहने लगा। वो भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक आत्मा सामने आई। वो महिला थी, जिसके पेट में बच्चा था। जहीर ने उसकी तस्वीर रिपोर्ट में देखी थी। उसकी हत्या सबसे पहले हुई थी, क्योंकि उसने विरोध किया था। महिला की आत्मा ने धर्मपाल की आंखों में देखा। वो चिल्लाया, गिरा और बेहोश हो गया। उसी समय विनीता ने कैमरे ऑन कर दिए। पूरा वीडियो लाइव गया। पुलिस डिपार्टमेंट, लोकल मीडिया और गुप्त रूप से भेजा गया सुप्रीम कोर्ट को। सुबह होने तक फार्म हाउस खाली था। धर्मपाल की बॉडी वहां थी, जिंदा, लेकिन दिमागी तौर पर खाली। डॉक्टर ने कहा, इसने कुछ देखा है जो इंसान नहीं देख सकता। ये अब किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अगले हफ्ते उस पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया। जमीनों की फर्जी फाइलें, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत, सब सामने आया। जहीर को शाबाशी मिली, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। वो जानता था कि ये सिर्फ एक कहानी का अंत था। आत्माओं की जरूरत अभी भी थी। उस रात वो फिर उसी बेंच पर बैठा, जहां पहली बार रीमा उससे मिली थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ी और रीमा फिर प्रकट हुई। अब क्या? जहीर ने पूछा। रीमा मुस्कुराई। अब तुम तैयार हो। अब तुम सिर्फ इंसाफ नहीं दिलाओगे, तुम इंसाफ बनोगे। तुम्हारी आत्मा अब बीच में है, इंसानों और आत्माओं के। और मेरा शरीर? जहीर ने पूछा। वो यही रहेगा, लेकिन तुम्हारा नाम अब सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में नहीं होगा। तुम्हारा नाम अब हर उस आत्मा की जुबान पर होगा जिसे कोई नहीं सुनता। अचानक हवा थम गई। अगली सुबह पार्क में लोग आए तो बेंच पर एक आदमी सो रहा था, नींद में, बहुत गहरे, लेकिन उसकी आंखें अब कभी नहीं खुली। जहीर अब मर नहीं चुका था, वो आजाद हो चुका था।
और तब से हर बार जब कोई जुर्म करके किसी भूतिया घर में दाखिल होता है, वो सुनता है एक आवाज। नाम जहीर चौहान, पेशा इंसाफ। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।